नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों अपन ने अमर सिंह का जो इतिहास है वहां तक का अध्ययन अपन ने भलीभांति तरीके से कर लिया था। दोस्तों इसके बाद में जो शासक आते हैं दोस्तों वो जगत सिंह सेकंड आते हैं और जगत सिंह सेकंड ने दोस्तों देखिएगा हुरडा सम्मेलन की अपन ने चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। फिर से वापिस से थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि हुरडा सम्मेलन है वो हुरडा एक स्थान है और हुरडा स्थान है वो भीलवाड़ा जिले में है और भीलवाड़ा जिले में इस स्थान पर हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन को बुलाने का जो कार्य किया था दोस्तों वो कार्य किसने किया था? तो वो कार्य जयपुर के जो जय सिंह है उन्होंने किया था दोस्तों। और यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं उन अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी अपने मेवाड़ के जो महाराणा है जगत सिंह सेकंड, उन्होंने की थी। और इस सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? तो आवश्यकता पड़ गई थी मराठों के दिन भर जो आतंक बढ़ रहा था, जहां पर मराठा होकर निकलते थे, उन मराठाओं की वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? अपनी रक्षा के लिए एक सम्मेलन बुलाया था और सभी एक हुए थे, सारे के सारे रजवाड़े। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिएगा इसके बाद में जो अमर सिंह के बाद में शासक आता है उसका नाम है जगत सिंह। आप लोग इनका कार्यकाल याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि कार्यकाल सभी का नहीं पूछा जाएगा। केवल और केवल इनके समय में क्या घटना हुई है उन चीजों को आप लोग थोड़ा सा अध्ययन में देखिएगा, ध्यान में रखने योग्य बातें हैं उन्हीं को देखेंगे। हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन है। ये हुरडा सम्मेलन हुआ कब था दोस्तों? ये 1734 में होता है और 1734 में हुरडा स्थान कहां पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा जिले में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता देखिएगा, अध्यक्षता में भी एक प्रपंच रचा गया था कि मेवाड़ के जो शासक हैं उनसे इसकी क्या करवाई जाए? अध्यक्षता करवाई जाए, ताकि अगर कल को किसी भी प्रकार का कोई बोझ आकर गिरता है तो वो बोझ भी किसके ऊपर गिरेगा? अध्यक्ष के ऊपर गिरेगा। तो इस तरीके से जगत सिंह सेकंड को इसका क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था, जगत सिंह सेकंड। इतना सा याद रखना इनके बीच में। और ये बुलाया किसने था? तो ये बुलाया, आयोजन किसने किया था? आयोजन, ये आयोजन किया था जय सिंह के द्वारा किया गया था, जय सिंह। ये इतनी सी बात केवल इन शासक में याद रखनी है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इनके बाद में जो शासक बनते हैं जगत सिंह के बाद में, जगत सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं मेवाड़ के, वो भारी भरकम शासक देखे जाए तो भीम सिंह आते हैं। उससे पहले दो शासक और आते हैं, एक का नाम है अरि सिंह और अरि सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है हमीर सिंह सेकंड। हमीर सिंह सेकंड के काल में केवल इतना सा याद रखना है कि उदयपुर में जो बागौर जो हवेली है उस बागौर हवेली का निर्माण करता है अमर सिंह बड़वा। अमर सिंह बड़वा है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु करवाई जाती है किसके द्वारा? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। अहिल्याबाई होलकर ने अरि सिंह से भी क्या किया था? निम्बाड़ा जो परगना है उस परगने को छीन लिया था। और अरि सिंह के समय में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था और सैनिक थे सिंधी और गुजराती, उन्होंने वेतन को लेकर क्या हुआ था? विद्रोह हो जाता है। तो इसके बाद में जो शासक आते हैं उन शासक का नाम है अपने पास में अरि सिंह। अरि सिंह देखिएगा, अरि सिंह के समय में सैन्य विद्रोह हुआ था। सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह हो जाता है वेतन को लेकर। किसको लेकर? वेतन के कारण, वेतन के कारण सैनिक विद्रोह हो जाता है। इनसे अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर मराठा की मां थी ये, और इन्होंने इनसे निम्बाहेड़ा परगना, निम्बाहेड़ा परगना छीन लिया था, छीन लिया था। दोस्तों ये जो मराठाओं का सर्वप्रथम राजस्थान में आगमन होता है, मराठा का आगमन, मराठा का आगमन, दोस्तों मराठा का आगमन बूंदी से होता है। बूंदी से होने का कारण था, जयपुर की राजकुमारी थी जिसका विवाह हुआ था बूंदी में, और बूंदी में जो अमर कुंवरी है, अमर कुंवरी ने क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। और मराठाओं का वहां से आगमन होता है और मराठे क्या करते थे? चौथ वसूलते थे। क्या वसूलते थे? चौथ, चौथ वसूल करते थे। और जहां पर होके निकलते थे उस इलाके को पूरे इलाके को क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा आगे का जो शासक आता है उस शासक का नाम है अपना हमीर सिंह सेकंड। हमीर सिंह सेकंड, ये जो हमीर सिंह सेकंड है दोस्तों, ये हमीर सिंह सेकंड है
इनके काल में एक ही बात याद रखनी है आप लोगों को कि अमर सिंह बड़वा, या अमरचंद बड़वा, अमरचंद बड़वा की मृत्यु होती है इनके काल में। ये अमरचंद बड़वा हैं, ये अमरचंद बड़वा वही हैं जिन्होंने बागोर हवेली का निर्माण करवाया था। बागोर हवेली का निर्माण करवाया था बागोर हवेली का। अब देखिएगा यहां पर आप लोगों के बागोर नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बागोर हवेली है और एक है बागोर सभ्यता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बागोर सभ्यता, ये बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। एक बागोर का किला है, बागोर का किला या दुर्ग, ये भी कहां पर है? ये भी आपका भीलवाड़ा में है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर सभ्यता को कई बार पूछ सका है। इसके बाद में जो शासक आते हैं दोस्तों, वो शासक आते हैं आपके भीम सिंह। कौन से आते हैं? भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह हैं, उनका कार्यकाल याद रखना आप लोगों को। 1778 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए थे और कुछ विवादित काम भी हुए थे, तो उन सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिएगा महाराणा भीम सिंह है, महाराणा भीम सिंह के समय में एक तो घिंगोली का युद्ध हुआ है, दूसरा इनके समय में सहायक संधि हुई है, तीसरी बात करें तो इन्होंने एक कोलनामा लिखवाया था कर्नल जेम्स टोड की मौजूदगी में, जो पीए बन के आए थे मेवाड़ के, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे 1817 में। तो तीनों बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात करते हैं तो बात करते हैं कि इनके समय में देखिएगा एक तो चुंडावत व शक्तावत, चुंडावत व शक्तावतों का विद्रोह बढ़ गया था। क्या बढ़ा था? विद्रोह। इस विद्रोह को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड आए थे। कौन आए थे? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने इन शक्तावतों और चुंडावतों का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कम करने के लिए एक पत्र तैयार किया था, जिस पत्र को कहते हैं कोलनामा। कोलनामा या सुलेनामा भी कहते हैं इसको। ये कोलनामा याद रखिएगा कि कोलनामा किसने तैयार करवाया था? तो कोलनामा भीम सिंह के समय में तैयार हुआ था। जो शक्तावतों और चुंडावतों दोनों के बीच में जो लड़ाई का कारण बन रहा था, उनमें सुलह करवाई गई थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ही जो भीम सिंह है वो एक दानी शासक है। इनके लिए क्या कहा जाता है कि ये दानी शासक है। दानी शासक इंपॉर्टेंट है। दानी शासक इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब भीम सिंह ने किसी को दान नहीं दिया है। ऐसा कहा जाता है भीमा ऐसो कोई दिहाड़ो नहीं जो दियो न तूने दान। मतलब भीम सिंह ने ऐसा कोई भी दिन है वो अछूता नहीं रखा है कि उस दिन दान नहीं दिया है, इसलिए इनको दानी शासक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जाला जालिम सिंह से क्या लेते थे? उधार लेते थे। जाला जालिम सिंह से उधार लेते थे। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि भीम सिंह जो है, भीम सिंह के समय में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध। देखिएगा घिंगोली का युद्ध जो है वो घिंगोली स्थान सर्वप्रथम तो ये बात देखती घिंगोली पड़ता कहां पर है? घिंगोली का युद्ध पर्वतसर नागौर में होता है। कहां पर होता है? पर्वतसर नागौर में होता है घिंगोली का युद्ध। होता कब है? तो ये युद्ध होता है 1807 में। कब होता है? 1807 में होता है घिंगोली का युद्ध। और घिंगोली का युद्ध जो है ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मारवाड़ और जयपुर। मारवाड़ वर्सेस जयपुर। देखिएगा मारवाड़ से कौन लड़ रहा है? मारवाड़ से लड़ रहा है मान सिंह लड़ रहे हैं। जयपुर से कौन लड़ रहा है? जयपुर से बदनाम शासक जगत सिंह। इसके लिए क्या कहा जाता है? बदनाम शासक। ये बदनाम शासक थे जयपुर के।
राजस्थान के कहते हैं, इनको बदनाम शासक भी कहते हैं। तो बदनाम शासक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बदनाम हो चुके थे। बदनाम होने की बहुत अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां हैं इनके लिए, उनका मैं भी यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो विवाद बढ़ेगा, ठीक है ना। तो किसी प्रकार का विवाद ना करते हुए केवल इनको आपस में लड़वा देते हैं अपन, और अपन अपना काम करते हैं। दोस्तों देखिएगा कि इनके बीच में ये युद्ध होने का कारण क्या था। कारण सबसे इंपॉर्टेंट है कारण। जब तक आप इतिहास में कारण, तथ्य और उचित निर्णय, इन तीन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास को समझ नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कारण था, वो था भीम सिंह की लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ है। आज की डेट में भी बहुत सारी लड़ाई जो होती है, 99% लड़ाइयां वो किसी न किसी कुमारी को लेकर ही होती है, ठीक है ना। तो कुमारियों को लेकर लड़ाइयां नहीं करनी है, अपने को केवल इतिहास पढ़ना है, ठीक है। तो इतिहास में देखिएगा, एक तो अपनी रियासत है इस साइड में जिसको कहते हैं अपन मारवाड़। मारवाड़ रियासत यहां पर बनी हुई है अपनी मेवाड़। मेवाड़ रियासत यहां पर बनी हुई है अपनी, मान लेते हैं जयपुर या ढूंढाड़। उस समय यहां का राजा था जगत सिंह, यहां के शासक थे भीम सिंह। यहां के शासक थे भीम सिंह और यहां के शासक थे भीम सिंह। देखिएगा, भीम सिंह और यहां के शासक थे भीम सिंह। ये भीम सिंह है, ये भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी आते हैं, उनका नाम है मान सिंह, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा, भीम सिंह की पुत्री थी जिसकी सगाई किसके साथ कर रखी थी, भीम सिंह के साथ कर, भीमा सिंह या भीम सिंह के साथ में इसकी क्या कर रखी थी, सगाई कर रखी थी। लेकिन इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। और मृत्यु होने के बाद में इनका उत्तराधिकारी आता है, वो कौन आता है, मान सिंह आता है। अब मान सिंह आता है, लेकिन भीम सिंह ने इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी सगाई किसके साथ कर दी, वापिस से दोबारा सगाई। दोबारा सगाई किसके साथ की, जगत सिंह के साथ में। किसके साथ में, जगत सिंह के साथ में इनकी सगाई कर दी जाती। और सगाई करने के बाद में देखिएगा, जैसलमेर का एक राजा जिसने ताना मार दिया किसको, मान सिंह को, कि महाराणा से सगाई की थी, मारवाड़ के महाराणा से। और मारवाड़ के महाराणा कौन है, आज की डेट में आप हैं, और अब आपके साथ में सगाई नहीं रखी, इसका मतलब तो ये आपका विरोध हो गया है। और ऐसी स्थिति में ये मान सिंह ये ललकारता किसको, जगत सिंह को। और ये तो पहले से ही बदनाम शासक था, तो इसने युद्ध होने के लिए तैयार होने के लिए कहा था। और ये दोनों आमना सामना होता कहां कर, गिंगोली के क्षेत्र में। और गिंगोली के क्षेत्र जो है वो पर्वत नागौर में पड़ता है, और इसमें जीत किसकी होती है, आपके जगत सिंह की हो जाती है, और हार किसकी हो जाती है, मान सिंह की हो जाती है। और जब मान सिंह की हार हो जाती है तो उसके बाद में देखिएगा, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। क्या नाम है, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। ये उचित नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी घटना इतिहास में देखने को अपने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में देखिएगा, भीम सिंह के काल में और भी कुछ बातें घटना घटित हुई थी। भीम सिंह के काल में सहायक संधियां हुई थी। क्या हुई थी, सहायक संधि। सहायक संधि हुई थी। यह सहायक संधि 13 जनवरी 1818 मेवाड़ के बीच में हुई थी। मेवाड़ में साइन की थी किसने, भीम सिंह ने। और बात की जाए कि प्रथम संधि राजस्थान में, तो किस रियासत ने की थी, तो वो की थी करौली ने। और अंतिम रूप से सहायक संधि किसने स्वीकार की थी, अंतिम की बात की जाए तो अंतिम की थी सिरोही ने। और सिरोही ने स्वीकार की थी, वो की थी 1823 में की थी। ये सहायक संधि की थोड़ी सी जानकारी थी जो भी आप लोगों को सामने बता रहा हूं मैं। इसके बाद में देखिएगा, ये सहायक संधियां हो गई थी। इसके बाद में जो भीम सिंह है, भीम सिंह के बाद में जो उत्तराधिकारी आते हैं, उन उत्तराधिकारी का नाम है जवान सिंह। और जवान सिंह के समय में केवल बस इतनी सी घटना घटित हुई थी कि जवान सिंह ने डाकन प्रथा के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की थी, प्रयास किए थे। वैसे तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या हुआ था, डाकन प्रथा पर रोक लगी थी, ठीक है। लेकिन 1853 में जब स्वरूप सिंह आते हैं, तो स्वरूप सिंह के काल में क्या होता है,
मेवाड़ में, और मेवाड़ में भी अगर बात की जाए तो अपने खेरवाड़ा क्षेत्र, जो खेरवाड़ा जो रियासत थी, उस खेरवाड़ा रियासत छोटा सा परगना बना रखा था, वहां पर क्या हुआ था, डाकन प्रथा पर रोक लगी थी सर्वप्रथम 1853 में। 1853 में ही पूरे भारत में जो रेलगाड़ी चली थी, वो रेलगाड़ी भी 1853 में चली थी। ठीक है, तो आगे की जानकारी देखते हैं। इसके बाद में जो शासक आते हैं, उन शासक का नाम है जवान सिंह। जवान सिंह, देखिएगा जवान सिंह है, इन्होंने इतना सा काम किया था, इतना सा याद रखना है, डाकन प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास, लेकिन रोक लगी नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनके बाद में एक और शासक आते हैं जिनका नाम है सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। सरदार सिंह शासक आते हैं, और सरदार सिंह केवल 4 वर्षों के लिए शासक बने थे। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए, 1838 से 1842 तक। और इन्होंने एक काम किया था 1841 में। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। और इस मेवाड़ भील कोर है जिसको एमबीसी भी कहते हैं। आज राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, उन जवान के कंधों पर कुछ, जैसे आरएसी के जो जवान है उनमें मतलब एक बटालियन है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर जो बटालियन है, वहां पर उनके कंधे पर लिखा हुआ है एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, इसका भी ध्यान रखना। और मेवाड़ भील कोर को 1949 में राजस्थान पुलिस में मिला दिया गया। राजस्थान पुलिस में मिलाया गया। इतना सा याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में जो अगला जो शासक आता है मेवाड़ का, सरदार सिंह के बाद में, वो आता है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, देखिएगा स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह के काल में कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी, जो स्वरूप सिंह ने बहुत अच्छे निर्माण कार्य भी करवाए थे, पुनः निर्माण कार्य भी करवाए थे, और स्वरूप सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, जैसे डाकन प्रथा के ऊपर रोक लगाना, कन्यावध के ऊपर रोक लगाना। ठीक है, 1861 में इन्होंने सती प्रथा और जीवित समाधि के ऊपर भी रोक लगा दी थी 1861 में। और 1857 में जो अंग्रेजों को शरण दी गई थी 1857 की क्रांति के समय, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो स्वरूप सिंह थे। ठीक है ना, तो इनके लिए एक कंप्लीटली बात आती 1844 में कन्यावध पर रोक। दूसरा आता है 1853 में, इन्हीं के काल में डाकन प्रथा पर रोक, डाकन प्रथा पर रोक, इन्हीं के समय लगाई गई थी। तीसरा आता है 1857 में, इनके समय में देखिएगा अंग्रेजों को शरण दी थी, मतलब अंग्रेजों को शरण दी थी तो अंग्रेजों का साथ हो गया, अंग्रेजों को साथ दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन साथ दिया नहीं था इन्होंने, केवल और केवल शरण दी थी। जब पॉलिटिकल एजेंट जो कोटा वाले हैं, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके डॉक्टर थे, डॉक्टर की गर्दन काट दी गई थी और चौराहे पर लटका दी गई थी। सबसे बड़ा जो जन विद्रोह कहा जाता है, जनता का विद्रोह कहा जाता है, वो कोटा में हुआ था 1857 के संग्राम में। और 1857 के संग्राम में जब इनके बच्चे और जो भाग कर आए थे कुछ पॉलिटिकल एजेंट, वो पॉलिटिकल एजेंट इन्होंने जगत निवास मंदिर जो पिछोला जिले के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर इन्होंने क्या दिए थे, इनको शरण दी थी। तो 1861 में एक तो जीवित समाधि, देखिएगा जीवित समाधि और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये काम इन्होंने किए थे। एक और स्वरूप सिंह के काल की बात की जाती, निर्माण कार्य की, तो स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया था। स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया। इन्होंने एक पुनः निर्माण भी करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो अपना आप लोगों ने देखा होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है,
विजय स्तंभ है या फिर कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ विष्णु ध्वजगढ़, जो कि 1837 का जो युद्ध हुआ था, उस सारंगपुर के युद्ध की स्मृति में कुंभा द्वारा बनाया गया था। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को, और उसने बनाया था। उसका जो बिजली गिर गई थी इनके काल में उस 9वीं मंजिल के ऊपर, उस 9वीं मंजिल का जो पुनः निर्माण करवाया गया था, उस पुनः निर्माण का कार्य किसने करवाया था? सौरभ सिंह ने करवाया था। तो विजय स्तंभ का पुनः निर्माण ये भी पूछा हुआ है। विजय स्तंभ का पुनः निर्माण इन्हीं के काल में संभव हुआ था। देखिएगा इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। एक पिछोला झील का भी अगर पुनः निर्माण की बात की जाए तो पिछोला झील का भी पुनः निर्माण जो सौरभ सिंह के काल में हुआ था। और इनके बाद में जो राणा आते हैं वो राणा है, देखिएगा ऐसे तो सौरभ सिंह के बाद में अगर शंभू सिंह को देखा जाए तो शंभू सिंह भी इनके बाद आते हैं। और एक सज्जन सिंह भी आते हैं। सज्जन सिंह के बाद में फतेह सिंह आते हैं, और फतेह सिंह के बाद में फिर वापस कौन आते हैं? भोपाल सिंह आते हैं। बस इतना सा याद रखना है भोपाल सिंह तक का, क्योंकि भोपाल सिंह के बाद में कोई शासन नहीं रहा था और शासन समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान का क्या कर दिया गया था? एकीकरण कर दिया गया था, और 1956 में इसको राजस्थान में मिला दिया गया था। और उस समय मतलब संयुक्त जो राजस्थान है, उस संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को। और उसके बाद में जो व्रत राजस्थान बनता है, व्रत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो महाराज प्रमुख भी भोपाल सिंह को बनाया गया था। और भोपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक कहलाते हैं। इसके बीच में देखिएगा शंभू सिंह जो है, इनके बाद में कौन आता है? निर्माण कार्य हो गया इनका, इनके बाद में आता है शंभू सिंह। शंभू सिंह, शंभू सिंह के बाद में कौन आता है? सज्जन सिंह। कौन आते हैं? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के बाद में आते हैं फतेह सिंह। ठीक है, देखिएगा फतेह सिंह आते हैं। फतेह सिंह के बाद में कौन आता है? भोपाल सिंह। अब इनकी एक एक दो दो लाइन है। देखिए इनके नाम पर अभ्यारण्य बना हुआ है, अभ्यारण्य बना हुआ है इनके नाम पर। और फतेह सिंह है तो फतेह सिंह ने जो ड्यूक ऑफ कन्नौट, ड्यूक ऑफ कन्नौट जो राजकुमार पधारे थे यहाँ पर मेवाड़ में, तो उस समय इन्होंने एक बांध का निर्माण करवाया था, कन्नौटा बांध। कन्नौटा जो बांध है इनके नाम पर करवाया था, जो आज की डेट में देखा जाए तो फतेह सागर है। तो इन्हीं के संग लिख सकते हैं अपन कन्नौट बांध। कन्नौट बांध का निर्माण जो आज की डेट में क्या है? फतेह सागर। फतेह सागर, फतेह सागर वर्तमान में जो उदयपुर में है, पहले भी उदयपुर में ही था। और फतेह सागर जो आज पर्यटन स्थल बना हुआ है, वो अपने जाके वहीं पर रेल बनाने वाली जो जगह है वो फतेह सागर ही है, जिसको अपन वहां पर लोकेशन में डालते हैं द लेक पैलेस, लेक सिटी उदयपुर, है ना। और घूमते हुए बड़ा ही आनंदमय एक वीडियो आता है, कुछ युवा और युवतियों का घूमते हुए एक साथ। तो बड़ा आजकल मनोरंजन का एक साधन बन चुका है फतेह सागर। जबकि पिछले जमाने में फतेह सागर किसी की याद में बनाया गया था, किसी की स्मृति में बनाया गया था। कन्नौटा बांध के नाम से जाना जाता था, आज फतेह सागर कहते हैं उसको। और उसी के पास में बांध का निर्माण करवाया था, जो कि बाद में फतेह सागर झील में बदल दिया गया, और फतेह सागर झील आज है वहां पर। फिर बाद में आते हैं भोपाल सिंह। भोपाल सिंह एक पात्र ऐसे राजा थे जो मेवाड़ के विकलांग थे। क्या थे? विकलांग। और इनकी बात की जाए तो इनका कार्यकाल जरूर देख लेना, 1929 से 1954 या 55 तक। ठीक है ना, इनका कार्यकाल है। ये विकलांग शासक थे, विकलांग शासक। देखिएगा इनको संयुक्त राजस्थान का क्या बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का, इनको संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख। अपने चित्तौड़ जिले में भी भोपाल सिंह के नाम से भोपाल सागर एक डैम बना हुआ है, बांध है। वहीं पर अभी पंचायत समिति का उद्घाटन हुआ था, और वहां पर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति उसका अनावरण किया था राजस्थान के सीएम के द्वारा, तो वो भी अभी हुआ है। और संयुक्त राजस्थान का इनको क्या बनाया? राज प्रमुख बनाया। और एक चीज आती व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान का इनको महाराज प्रमुख बनाया, महाराज प्रमुख। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहां से ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का।
ठीक है ना। फतेह सागर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। शंभू सिंह, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल हाँ शासक बने थे, इनके बाद में ये शासक बने हैं। स्वरूप सिंह से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो स्वरूप सिंह है, देखिएगा ये स्वरूप सिंह अपन ने पढ़ा है, इनके लिए यहीं से मतलब एक दत्तक पुत्र, ये दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया था इनको, गोद लिया गया। और गोद कहां से लिया गया था इनको? बागोर से। इतनी सी जानकारी और छूट गई थी इनकी, ये भी देखिएगा, आप लोग नोट करिएगा और साथ का साथ याद रखिएगा, क्योंकि इनके बाद जितने भी शासक आते हैं वो सारे के सारे शासक क्या है? दत्तक पुत्र ही है, कहीं न कहीं से उनको गोद लिया गया है। और इसके बाद में जो अपने अगले शासक आते हैं वो अपन ने पढ़े हैं, और अंतिम जो शासक है इन्हीं के लिए क्या कहा जाता है? अंतिम शासक, मेवाड़ के अंतिम शासक, अंतिम शासक। इस प्रकार से मेवाड़ का इतिहास है वो आज अपन इस क्लास में खत्म करते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप लोगों के लिए आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी, उस नेक्स्ट क्लास में अपन एमसीक्यूज क्वेश्चन, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछ रखा है उनको, तो उन सारे क्वेश्चन को अपन लेके आएंगे, एक बड़ी सी क्लास लेके आएंगे, मैराथन क्लास, और बहुत जबरदस्त तरीके से उन क्वेश्चन को अपन व्याख्या समेत सोल्व करेंगे। तो आप लोग इसके साथ बने रहिएगा। और हाँ, मैं मेवाड़ से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास आज खत्म हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है, 2 से 4 क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? देखो, गोगुंदा, कुंभलगढ़, बारडोली, चावंड। चावंड उनकी राजधानी रही थी, बारडोली में उनकी क्या है? छतरी है। तो अपना ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? सी। और बारडोली छतरी है। बारडोली कहां पर है? चावंड के निकट है। कहां पर है? चावंड के निकट, चावंड के निकट इनकी छतरी है। और इस छतरी का निर्माण देखिएगा, 8 खंभों की छतरी है ये, 8 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इनके निर्माण करवाया था भामाशाह द्वारा, भामाशाह द्वारा। वही भामाशाह पालिके जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी, उन्हीं ने इनका क्या करवाया था? छतरी का निर्माण करवाया था। बारडोली में इनकी छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। देखिएगा, या तो रही थी या नहीं रही थी। पिछले एग्जाम में पूछा था महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। महाराणा प्रताप की वैसे तो 2 राजधानियां रही थी, ठीक है ना, एक तो कुंभलगढ़ रही थी और दूसरा उनकी देखिएगा, कुंभलगढ़ से इन्होंने शासन स्टार्ट किया था महाराणा प्रताप ने, और चावंड में इन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी, लूणा चावंडिया को मारकर, ठीक है ना। तो देखिए, महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, देखिए चित्तौड़ भी रही है, गोगुंदा भी रही है, लेकिन महाराणा प्रताप की नहीं रही है। उदयपुर भी रही है, लेकिन महाराणा प्रताप की नहीं रही है। महाराणा प्रताप की राजधानी इन चारों में से कौन सी रही है? आपकी कुंभलगढ़ रही है। कौन सी रही है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बाकी सारे तीनों गलत होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय तीर्थ है। वाह भाई, महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय तीर्थ। देखिए, वैसे तो जगह जगह पर महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगी हुई है, और एक कहावत भी मैंने कही थी कि महाराणा प्रताप जैसा कोई शासक नहीं हुआ, उनके चेतक घोड़े जैसा भी कोई घोड़ा नहीं हुआ। घोड़े के ऊपर भी मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक दोहा था, वो दोहा सुनाया था। और चित्तौड़गढ़ है, वहां पर नहीं है। देखिएगा, महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय तीर्थ चित्तौड़गढ़ में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, और उदयपुर में, हाँ उदयपुर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं, बी व सी दोनों जगह, राजसमंद और उदयपुर दोनों जगह पर नहीं है, केवल राष्ट्रीय तीर्थ है वो कहां पर है? आपका उदयपुर में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत ही अच्छा। जो पिछले सालों में, मतलब पिछले साल जो एग्जाम लगा था, एक JNIN का एग्जाम लगा था, उसमें जो इंजीनियरिंग का एग्जाम था, उसमें मतलब ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और खानवा के युद्ध से संबंधित प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आजकल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है और सत्य है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब अगर आप लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने भी जो देख रहे हैं उन लोगों ने अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मेवाड़ का इतिहास पूरा 0 से A से लगाकर Z तक पूरा अपने इस जय हिंद क्लासेस के YouTube चैनल पर मिलेगा। और सभी रियासतों के जो इतिहास है वो भी आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ सारे ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आप लोगों को।
तो सभी क्लासों को अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा। एक बार जब थ्योरी पढ़ ली गई है तो फिर ही आप लोग इन क्वेश्चन से उलझिएगा, तो ही आप लोग ये सही कर पाएंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है और खानवा से संबंधित जानकारी है। सबसे पहला ऑप्शन है अपना, खानवा के युद्ध में सांगा ने पाती पर्वन की प्रथा चलाई थी। पाती पर्वन का मतलब क्या होता है, ये अर्थ मैंने कंप्लीटली बता रखा है जब सांगा बढ़ाया है उस समय, और वहीं से आया एक एक लाइन है, सारी की सारी लिखी हुई है आपके सामने। देखिएगा सांगा ने पाती पर्वन का मतलब एक न्योता भेजा था, दूसरे जो रजवाड़े हैं उन सभी रजवाड़ों को क्या भेजा था, न्योता भेजा था इस युद्ध में आने के लिए। तो सभी ने उसको स्वीकार किया और उसका साथ देने के लिए आए थे। जैसे मेड़ता से रतन सिंह जी आए थे और वो भी वहां पर शहीद हुए थे। मालवा से भी आए थे और मारवाड़ से भी आए थे, राजकुमार आए थे, मारवाड़ से मालदेव आए थे। इस समय 5000 मनसूबदार लेके आए थे और पाती पर्वन की प्रथा इस प्रकार से, इसका मतलब ये तो हो गया आपका सही है, मतलब ये कथन असत्य नहीं है, ये कथन सत्य है कि हाँ सांगा ने ही पाती पर्वन की प्रथा चलाई थी। दूसरा ऑप्शन है, खानवा का युद्ध गंभीर नदी के तट पर लड़ा गया था। बिल्कुल, खानवा का युद्ध भरतपुर में है। कहां पर, भरतपुर में ये मैदान है खानवा का, एक स्थान है गंभीर नदी के तट पर। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा सांगा ने दी थी। बिल्कुल, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो धर्म युद्ध की संज्ञा सांगा ने नहीं दी थी। सांगा ने क्या दी थी, सांगा ने तो पाती पर्वन चलाई थी, लेकिन धर्म युद्ध की जो संज्ञा है दोस्तों, धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी, जो इसके सामने विरोधी था बाबर, उस बाबर ने दी थी। जिहाद का नारा दिया था, किसका नारा दिया था, धर्म युद्ध या जिहाद, जिहाद का नारा इसने दिया था। और इनके ऊपर तमगा कर जो कर लगाया गया था उस कर को हटाया था और जिहाद का नारा दिया था। तो किसने दिया था, ये उसके विरोधी ने दिया था, ना कि सांगा ने दिया था। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस आंसर का सही आंसर है। देखिएगा चौथा फिर भी देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, 1527 में लड़ा गया था, 17 मार्च सही डेट है, और लड़ा गया था भरतपुर के खानवा के मैदान में लड़ा गया था। तो इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अगली क्लास में मैं आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग एक बार अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और पहले एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में और करने में अपने को मजा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।